ठीक है। कि देखो एम्पुटेशन जो है कि क्या 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 होता है ये, ठीक है, रिमूवल ऑफ होल और पार्ट ऑफ क्या, आर्म, हैंड, लेग, फुट, यानी कि ये दोनों मिला के लोअर लिम, ये दोनों मिला के अपर लिम, ये बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पुटेशन। कब, व्हेन पार्ट ऑफ और होल लिम इज डेड, तब हम ये काटेंगे, ठीक है ना। डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि ये पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं एम्पुटेशन के, और हमें करने पड़ते हैं ये एम्पुटेशंस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, व्हेन पार्ट ऑफ द होल लिम इज डेड, या फिर डेडली, या फिर डेड लॉस, ये हम तीन चीज़ें याद रखते हैं कि इंडिकेशंस क्या हैं। व्हेन 3 Ds अपीयर, ठीक है, डेड, डेडली और डेड लॉस, ठीक है। डेडली मतलब एक चीज़ में इतना इन्फेक्शन फैल गया है कि वो पूरे जिस्म के लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, ठीक है ना। डेड लॉस भी इसी सेंस में ही यूज़ किया जाता है, तो ये इंडिकेशन है एम्पुटेशन की, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि जो डेड को देखें, डेड को डिफाइन करें तो अ डेड टो इज़ द वन इन विच जो ब्लड सप्लाई इज़ क्या होती है, ब्लड सप्लाई इज़ कम्प्लीटली इम्पीडेड, ठीक है ना। ब्लड सप्लाई इज़ completely impeded, so that इन्फेक्शन हो जाती है उसमें एंड नेक्रोसिस हो जाती है, उसको हम डेड टो बोलेंगे, ठीक है ना। और लार्ज वेसल्स में देखो, लार्ज वेसल्स में अथीरोस्क्लेरोसिस और एम्बोलाई, और स्मॉल वेसल्स में माइक्रोएंजियोपैथी बिकॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस और रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, इनकी वजह से क्या होती है, ब्लड सप्लाई इम्पीड हो जाती है, ठीक है। तो ये डेड की डेफिनेशन है, ठीक है। अब डेडली की क्या डेफिनेशन है, देखो, मोर एडवांस्ड प्रोक्सिमल डिजीज प्रोसेस को हम डेडली कहते हैं। प्रोक्सिमल डिजीज प्रोसेस मतलब टो तक नहीं रहा है ये मसला, ऊपर तक चला गया है, ठीक है, ऊपर तक चला गया है, तो ये डेडली है, इसको हम टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो डेडली और ये इसमें जो इन्फेक्शन, गैंग्रीन है या इन्फेक्शन है, वो इतना एडवांस होता है टुवर्ड्स प्रोक्सिमली के सिस्टेमिक सीक्वेली स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट हो सकते हैं या हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसको डेडली कहते हैं। और एम्पुटेशंस हम क्यों करते हैं, टू सेव एज अ लाइफ सेविंग मेजर, इसमें हमें एम्पुटेशन करनी पड़ती हैं, यानी कि एम्पुटेशन नहीं करेंगे तो ये डेडली हो जाएगा, ठीक है ना, डेडली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल इसी क्या है, वेट गैंग्रीन और नियोप्लाज्म ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा एक डेडली क्या करता है, डेडली इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, ठीक है। अब जो डेड लॉस है, डेड लॉस जो है, देखें, टो, फॉर एग्जांपल टो की मिसाल ले लो, टो इज़ अ डेड लॉस। कब डेड लॉस कहेंगे हम उसको, कब, व्हेन इट इज़ इररिपेरेबल, ठीक है ना, व्हेन इट इज़ इररिपेरेबली डैमेज्ड, ठीक है ना। यानी कि ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में ये डेड लॉस के की वो एग्जांपल है और या फिर उसको क्या कहें, एक पॉइंट तो है कि ये व्हेन इट इज़ इररिपेरेबल, तो उसको हम डेड लॉस कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा, when it ceases to function, यानी कि it is not functioning anymore, ठीक है ना। या तीसरा, it is impeding, ठीक है ना, इट इज़ इम्पीडिंग फंक्शन, एज इन न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है ना। या फिर नॉट फंक्शनिंग एनीमोर, मतलब इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट ट्रॉमा के केस में, ठीक है, ये फिर न्यूरोपैथिक पेन के केस में, ठीक है ना। अगेन देखो, टो इज़ अ डेड लॉस कब, व्हेन इट इज़ इररिपेरेबल, फॉर एग्जांपल क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन में, या फिर
3 केसेस हैं जिस पर ब्लड लॉस की शक्ल अख्तियार कर जाता है, वही, या फिर इट्स नॉट फंक्शनिंग एनी मोर एज इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रामा, या फिर नंबर 3 इट इज़ इम्पीडिंग फंक्शन, बॉडी फंक्शन को इम्पीड कर रहा है, रुकावट बन रहा है, फॉर एग्जांपल इन न्यूरोपैथिक पेन के केस में, ठीक है, उस वक्त हम इसको कहते हैं डेड लॉस। इंडिकेशंस कौन सी हैं? इंडिकेशंस फॉर द एम्पुटेशन, ठीक है ना। अब एम्पुटेशन की इंडिकेशन क्या है? देखो एम्पुटेशन की इंडिकेशन क्या है? एम्पुटेशन की इंडिकेशन है कि वेट गैंग्रीन टू प्रिवेंट क्या है इसमें? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जब भी कोई वेट गैंग्रीन आपके पास आएगा टोका फॉर एग्जांपल, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन हम एम्पुटेशन करेंगे, बट 3 बट, ठीक है ना, याद रखें कि टो विथ ड्राई गैंग्रीन should not be amputated without dealing with the cause of infection, वेरी बहुत बड़ा बट है ये, ठीक है। टो विद ड्राई गैंग्रीन शुड नॉट बी एम्पुटेटेड विदाउट डीलिंग विद द कॉज ऑफ गैंग्रीन। देखो लेवल ऑफ एम्पुटेशन जो है, लेवल ऑफ एम्पुटेशन अगर इसकी बात की जाए, लेवल ऑफ एम्पुटेशन की, तो लेवल ऑफ एम्पुटेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं या फिर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट, ठीक है ना, द एक्सटेंट ऑफ वायबल टिश्यू, आया वायबल टिश्यू, जिंदा जो टिश्यू है वो कहाँ कहाँ तक है, ठीक है ना, और या फिर नॉन वायबल टिश्यू कहाँ जाके ख़त्म होता है, जहाँ से आगे वायबल टिश्यू शुरू होता है तो वहाँ से, ठीक है, या फिर एबिलिटी टू ऑफ द पेशेंट टू अंडरगो सक्सेसफुल रिहैब, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कहाँ तक काटे हैं तो पेशेंट की रिहैब सक्सेसफुल हो सकती है, इस बेस पे हमने लेवल ऑफ एम्पुटेशन डिसाइड करना है, ठीक है, यानी कि रिहैब मतलब प्रोस्थेसिस के ज़रिए कैसे ये सही काम कर पाएगा बाद में, ठीक है ना। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ वायबल टिश्यू देखते हैं हम, या फिर एबिलिटी ऑफ अंडर और ऑल्सो, और या फिर नहीं, उर्दू वाला और ये एंड एबिलिटी टू अंडरगो सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन और एबिलिटी टू अंडरगो सक्सेसफुल प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, तो ठीक है ना, ये चीज़ें देखते हैं एक लेवल ऑफ एम्पुटेशन देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, वॉकिंग विथ प्रोस्थेसिस रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी, याद रखें कि जब भी पेशेंट वॉक करेगा विथ प्रोस्थेसिस तो इट पेशेंट रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जो है ना 25 से 40% ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है पेशेंट को, फिर अगर पेशेंट बिलो नी एम्पुटेशन किया हो और प्रोस्थेसिस लगाया हो, ठीक है। इसी तरह 60 से 100% ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर एबोव नी एम्पुटेशन के लिए, ठीक है ना। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर पेशेंट वो प्रोस्थेसिस के साथ वॉक करना चाहे, चलना चाहे, तो उसमें एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जो टेस्ट है ना, टेस्ट ये फॉर एग्जांपल मिसाल ले लो, डॉपलर भी ले लो, और साथ में फिर आइसोटोप जो है की मदद से जो मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो किया जाता है, ये ले लो। ये जो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड जो टेस्ट हैं, इनको हम सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं कहते हैं, ठीक है ना। दे हैव प्रूव्ड दे आर नॉट वेरी प्रूवन, ठीक है, एंड मोस्ट सर्जन्स रिलाई ऑन क्लिनिकल जजमेंट, और हम जो सर्जन्स होते हैं ना, हम सर्जन्स रिलाई करते हैं ऑन क्लिनिकल जजमेंट टू चेक द लेवल ऑफ एम्पुटेशन, ठीक है ना। हम सर्जन्स जो हैं क्लिनिकल जजमेंट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। बाकी जो डॉपलर है और मेजरमेंट ऑफ ब्लड यूजिंग ब्लड फ्लो यूजिंग आइसोटोप है, ये दे आर अनप्रूवन, ठीक है ना, याद रखें। अब देखो टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन की बात करें तो सबसे पहले टो एम्पुटेशन आता है एक, ठीक है ना। टो एम्पुटेशन याद रखें, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एम्पुटेशन डन, पहली बात तो ये, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एम्पुटेशन परफॉर्म्ड इन लोअर लिब, ठीक है ना। इट इज़ कैरिड आउट एट द लेवल ऑफ शाफ्ट ऑफ प्रोक्सिमल फेलिंग्स। लेवल कौन सा है टू एम्पुटेशन का? ये शाफ्ट ऑफ प्रोक्सिमल फेलिंग्स। फॉर एग्जांपल प्रोक्सिमल फेलिंग्स इधर है और ये डिस्टल फेलिंग्स है, तो शाफ्ट ऑफ प्रोक्सिमल फेलिंग्स से हम क्या करते हैं? टो एम्पुटेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखो एम्पुटेशन कभी भी जॉइंट से आपने एम्पुटेशन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल
ये एक बोन है, ये एक बोन है, तो इधर से जॉइंट से आपने एम्पुटेशन नहीं करनी। क्यों क्यों क्या वजह है इसकी? क्योंकि कार्टिलेज एक्सपोज होती है, ठीक है, और कार्टिलेज एक्सपोज और वो फ्लूइड सिक्रीट करती रहती है साइनोवियम फॉर एग्जांपल। तो और फिर क्या होता है, वो ये फ्लूइड रिटार्ड करता है किसको? वूंड हीलिंग को ये रिटार्ड कर देता है, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। एक होती है फिर रे एम्पुटेशन जो है, ठीक है, फिर रे एम्पुटेशन देखें क्या होती है कि एक्सीजन ऑफ द टो थ्रू मेटाटार्सल बोन। रे एम्पुटेशन में हम क्या करते हैं, मेटाटार्सल बोन भी उठा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें देखें ये टो एम्पुटेशन है। टो एम्पुटेशन आपको ऐसे, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। टो एम्पुटेशन आपको यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है, जबकि रे एम्पुटेशन आपको मेटाटार्सल बोन की शेफ्ट से हेड पूरा उठाना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है, यहाँ से उठाना पड़ेगा। तो ये देखें टो एम्पुटेशन और रे एम्पुटेशन में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। ठीक है, रे एम्पुटेशन हम करने के लिए हमें टेनिस रैकेट शेप्ड इंसिजन देना पड़ता है। टेनिस रैकेट शेप्ड इंसिजन देखें, ये हम वाइमी में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें कि फिर इंसिजन रैकेट, टेनिस रैकेट शेप इंसिजन देके हम क्या करते हैं, मेटाटार्सल हेड को एक्सपोज करते हैं एंड फिर इसको एक्सरसाइज करते हैं एट द नेक रीजन पे, ठीक है, नेक रीजन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने शेफ्ट बताया था पिक्चर में, डायग्राम में, लेकिन नेक रीजन पे हम मेटाटार्सल हेड को उठा लेते हैं थ्रू, ठीक है, थोड़ा पीछे जाके यानी, ठीक है, और फिर हम किससे, निबलर से, बोन कटर से ही उठा लेते हैं, ठीक है। और वूंड इज़ लेफ्ट ओपन फॉर सेकेंडरी क्लोजर, हम वूंड को खोल के छोड़ देते हैं, हम बंद नहीं करते, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ट्रांसमेटाटार्सल एम्पुटेशन। हमने टो एम्पुटेशन देखा, हमने रे एम्पुटेशन देखा, फिर हमारे पास है ट्रांसमेटाटार्सल एम्पुटेशन, TMA जिसको बोलते हैं, ऑफ द फुट है। देखो डेफिनेटली मेटाटार्सल है तो फुट होगा, मेटाकार्पल तो नहीं है ना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, अगर गैंग्रीन जो है वो अफेक्ट करे सेवरल टोज को, पाँव की बहुत ज़्यादा उंगलियों को अफेक्ट करे, तो हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं ट्रांसमेटाटार्सल एम्पुटेशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम मेटाटार्सल्स को कट करते हैं एट मिड शेफ्ट लेवल, ठीक है ना, यूजिंग निबलर या बोन कटर, ठीक है ना। फिर पोस्ट फ्लेप जो होता है वो दैट इज़ यूज टू कवर द एम्पुटेटेड एरिया, मतलब पोस्ट फ्लेप मतलब पोस्टीरियर फ्लेप, ठीक है ना, पोस्टीरियर में अभी आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ठीक है ना। ये देखें, ये डायग्राम है, किसकी डायग्राम है, ट्रांसमेटाटार्सल उसकी एम्पुटेशन की, ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से इस तरह लेके इधर से भी नीचे आके इस तरह, फिर पोस्टीरियर फ्लिप लंबा होता है ना, इसको फिर हम यहाँ से बोन को ट्रांसमेटाटार्सल काट के यहाँ से इस फ्लिप को ऐसे ऊपर लाके इसको यहाँ स्टिच कर लेते हैं, इस तरह, ठीक है ना। ये देखें, इस डायग्राम में हमने पूरे का पूरा यहाँ से ऐसे काट के यूँ फ्लिप लाया हुआ है। अभी हम इसको फ्लिप को ऊपर लाके इधर स्टिच करेंगे, ठीक है ना। दूसरी पिक्चर में देखें, हम स्टिच उसको नीचे से ऊपर लाके कर चुके हैं स्टिच, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि प्रिजर्व्ड का वर्ड यूज़ किया गया। यहाँ पे देखो तो पोस्टीरियर फ्लिप इज़ प्रिजर्व्ड, ठीक है। ये देखिए, क्लोजर इज परफॉर्म्ड विद पोस्टीरियर ट्रैप, ठीक है, फ्लैप, ठीक है ना। अब इस पोस्टीरियर फ्लिप को हम क्या कहते हैं, हम पोस्टीरियर फ्लिप को प्लांटर फ्लिप भी बोलते हैं, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको हम प्लांटर फ्लिप भी बोलते हैं। डोर्सल फ्लिप तो हमने काट लिया ना, देखिए यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे करीब से देखें, ये डोर्सल वाला तो हमने पूरा काट दिया है, ये प्लांटर फ्लैप है जिसको हमने प्रिजर्व किया है और जिसको हम इससे कवर करेंगे पूरे वूंड को। फिर हमारे पास क्या है, साइमास एम्पुटेशन, साइमेज बोलो साइज को, लेकिन याद रखने के लिए आप साइमास एम्पुटेशन, ठीक है ना, ये इस तरह आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है, ये रेयरली डन, आजकल ये कभी बहुत कम किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम टिबिया और फिबुला को हम कट करते हैं जस्ट अबव द एंकल जॉइंट, ठीक है ना, और फिर हील फ्लैप से हम क्या करते हैं, उसको हील फ्लैप प्रिजर्व करते हैं और वूंड को हम हील फ्लैप से कवर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने प्रिजर्व करनी होती है पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स को, ठीक है ना। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ,
ठीक है। ये इंसिजन है, साइमास इंसिजन, ठीक है। यहाँ से हमने इंसिजन काट करना पड़ता है। यहाँ से देखिए ऐसे करके ये उस तरफ भी इसी तरह कहीं करके इस हील फ्लैप को फिर ऊपर लाना होता है, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने काटा है, ठीक है। ये देखें इस हील फ्लैप को हम सारे का सारा ऊपर ला के फिर इस तरह यहाँ पे स्टिच करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजर एम्पुटेशंस। मेजर एम्पुटेशंस पे हमने क्या देखना है, अबव नी एम्पुटेशन, बिलो नी एम्पुटेशन, इस तरह की चीज़ें हमने देनी है, ठीक है ना। देखो इसमें फिर मेजर एम्पुटेशन के लिए हम प्री ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सुबह एम्पुटेशन करनी है तो एक एचओ को आप कैसे ऑर्डर करेंगे कि जो है आप इस प्रिपरेशन को कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है पेशेंट एजुकेशन, ठीक है ना। इन्फॉर्म्ड आप वो है, ठीक है ना। पेशेंट को देखो मेरिट्स पेशेंट ऑफ द एम्पुटेशन, डीमेरिट्स ऑफ द एम्पुटेशन, ये सारी बताएं ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये रोजो, ठीक है। जब आप रोज और मोर इस्तेमाल तो करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहते हैं इसको, ठीक है। अनीमिया है पेशेंट को तो इसको आप करेक्ट करें, एनाल्जेसियास प्रॉपर रखें, एंटीबायोटिक्स प्रॉपर रखें, ठीक है। और क्या डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसको करेक्ट करें। और प्लेटलेट पीटी क्या है, पीटी एक मिनट, फिजियोथेरेपी, ठीक है ना। फिजियोथेरेपी का बंदोबस्त करें क्योंकि इससे मसल वेस्टिंग ना हो सके और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप जॉइंट ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है प्री ऑपरेटिव, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम बिलोनी मेजर एम्पुटेशन में हम देखते हैं पहले बिलोनी एम्पुटेशन, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब। मेजर एम्पुटेशंस में बिलोनी बहुत कॉमन है, जबकि ऑल एम्पुटेशंस में अगर पूछा जाए तो टो एम्पुटेशन बहुत कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, यूजुअली एक इलेक्टिव साइट जो होती है ना, हम साइट कौन से सेलेक्ट करते हैं एम्पुटेशन के लिए, 8 से 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिब्यूल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। टिब्यूल ट्यूबरोसिटी से 8 से 12 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, ये जगह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मेयर योर फिंगर्स, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि देखो अपनी फिंगर्स मेयर करो यार, ये काम आते हैं, कितने सेंटीमीटर है कितने इंचेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए आपकी फिंगर्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें सक्सेसफुल फिटिंग ऑफ द प्रोसेसेस आ जाती है। अगर हम 8 से 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द ट्यूबरोसिटी करें तो सक्सेसफुल फिटिंग आ जा सक्सेसफुल फिटिंग ऑफ द प्रोस्थेसिस। डेफिनेटली टांग काट के तो बैठना नहीं, उसमें प्रोस्थेसिस भी लगा सकते हैं ना। तो प्रोस्थेसिस जो है वो सक्सेसफुल उस वक्त होती है जब आप 8 से 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिबियल ट्यूबरोसिटी, 8 से 12 सेंटीमीटर बिलो टिबियल ट्यूबरोसिटी ये आप काट दें टांग, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है, देखिए आपने स्किन इंसिजन दिया सबसे पहले। अब देखो स्किन इंसिजन आपने कहाँ देना है, इज 1 सेंटीमीटर बिलो द साइट ऑफ बिलोनी एम्पुटेशन, यानी कि देखो टिबियल ट्यूबरोसिटी इधर है, इसके 12 सेंटीमीटर नीचे आपने काटना है, क्या एम्पुटेशन करनी है, आपने वो देना है, इंसिजन देना है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, इंसिजन देना है, ठीक है ना। एम्पुटेशन करनी है तो इंसिजन कहाँ दोगे आप, 13 सेंटीमीटर की वाली जगह में यहाँ पे आप इंसिजन दोगे, ठीक है। ठीक है ना। अब इसमें देखें कि जो इनिशियल इंसिजन होता है ना, दैट इज़ मेड थ्रू स्किन। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से ऐसे करके यूँ करके इट इज़ मेड थ्रू स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स तक पहुंचाया जाता है इनिशियल ही इंसिजन में, ठीक है ना। और फिर क्या एंटीरियर और पेरोनियल कंपार्टमेंट के मसल्स या इसमें उठा दिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं इनिशियल इंसिजन में, ठीक है। ठीक है ना। और याद रखें ये इनिशियल इंसिजन है, इनिशियल इंसिजन इज गिवन थ्रू स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स ऑफ द इंटीरियर एंड पेरोनियल कंपार्टमेंट्स, ठीक है ना। पोस्टीरियरली ये नहीं है, ठीक है। इंटीरियर और पेरोनियल आपको पता है ना, फ्यूबुलर लेटरल कंपार्टमेंट को पेरोनियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेसल्स, फिर वेसल्स क्या करते हैं, ठीक है ना। तो वेसल्स आर आइडेंटिफाइड इन लाइगेटेड, नेक्स्ट स्टेप में वेसल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लाइगेट करते हैं। लाइगेट कैसे, ऐसे पकड़ते हैं
आर्टरी फोर्सेप्स से पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आर्टरी फोर्सेप्स से रब पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद वाइक्रिल से हम एब्जॉर्बेबल स्विचर से वाइक्रिल से हम उसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो तो ठीक है ना, जो टिबियल नर्व है, ठीक है ना, टिबियल नर्व वेसल्स की तो हमने बात की, टिबियल नर्व है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। कैसे पता लगेगा कि नर्व है, ठीक है, ये मैं सवाल छोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड अंडर जेंटल ट्रैक्शन, ठीक है ना, थोड़ा सा खींच के, यानी कि खींच के फिर काट ली जाती है आफ्टर डायथर्माइजिंग वाजा नर्वोसा, ठीक है ना। तो ये एक सोचने की बात है, व्हाट इज दिस पॉइंट, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हमने टिबिया को क्या करना है, टिबिया की जो है ना हमने उसकी जो पेरियोस्टियम होती है, पेरियोस्टियम उसको स्ट्रिप करते हैं, ठीक है ना। उसको इसके लिए खास इंस्ट्रूमेंट होता है स्ट्रिप करने के लिए, ठीक है ना, पेरियोस्टियम स्ट्रिपर होता है एक, ठीक है। पेरियोस्टियम को स्ट्रिप करते हैं, और कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सवाल छोड़ता हूँ और हम बाद में बताऊँगा। और फिर उसके बाद हम उसको ट्रांजैक्ट करते हैं, पेरियोस्टियम को क्या मतलब काट देते हैं। एक इसके भी इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एक गिगली सा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, गिगली सा से हम ट्रांजैक्ट करते हैं, ठीक है। फिबुला को इसके बाद देखो फिबुला को की जो ट्रांजैक्शन होती है या इसकी कटिंग होती है टिबिया से हाई होनी चाहिए, हमेशा याद रखें। फिबुला शुड बी कट, देखो अगर टिबिया इधर काटी है तो फिबुला को आते हैं इधर ऊपर काटना है, ठीक है ना। नाउ लेंथ ऑफ पोस्टीरियर फ्लैप देखो, ठीक है ना, जो लेंथ होती है ना, लेंथ पोस्टीरियर फ्लैप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैलकुलेशन है, याद रख कितनी होनी चाहिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ द लिम्ब के, देखो डायमीटर मेजर करो लिम्ब का, ठीक है, इतना यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द लिम्ब के 1 to 1.5, ठीक है ना, 1 to 1.5 एक टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए, 1 to 1.5 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए क्या, लेंथ ऑफ द पोस्टीरियर फ्लैप, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ आप इस डायग्राम को देखें, बिलोनी एम्पुटेशन में हमने क्या करना है, टिबिया से 8 to 12 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम इंसिजन दे रहे हैं। अच्छा, इंसिजन दे, ये देखो टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ये यहाँ से 12 to 12 सेंटीमीटर नीचे। अच्छा, उसके बाद इंसिजन देखो यहाँ से ऐसे गोल करके फिर यहाँ से नीचे आए हैं, या पोस्टीरियर फ्लैप को हमने प्रिजर्व करना है इसमें, ठीक है। फिर पीछे जाके उस तरफ भी इसी तरह का ही वो करके फिर इसको इंसिजन यहाँ दिया है ना, हमने थोड़ा सा 1 इंच ऊपर से हमने काटना है क्या, इंसिजन अगर यहाँ दिया है तो 1 इंच ऊपर से हमने काटनी है क्या, 12, देखो इस जगह तक तो 12 सेंटीमीटर है, तो हमने इंसिजन थोड़ा सा नीचे देना है, इस तरह 13 सेंटीमीटर पे इंसिजन देना है, और फिर इस तरह नीचे आना है, फिर उस तरह ए पीछे से आके ए ऊपर, फिर पोस्टीरियर फ्लैप प्रिजर्व करने के बाद ये देखो इस तरफ भी ऐसा ही है, इस तरफ भी ऐसा ही है, फिर पोस्टीरियर फ्लैप प्रिजर्व करने के बाद पोस्टीरियर फ्लैप ये देखिए हमने प्रिजर्व किया है। प्रिजर्व करने के बाद इस पोस्टीरियर फ्लैप, अब पोस्टीरियर फ्लैप कितना होना चाहिए, देखो पोस्टीरियर फ्लैप अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है लिम्ब का, तो डायमीटर ऑफ द लिम्ब जो है फिर ये यहाँ से यहाँ तक फिर लेंथ ऑफ द फ्लैप है, ठीक है ना। ये 1 to 1.5 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए फ्लैप का जो लेंथ है डायमीटर ऑफ द लिम्ब से, ठीक है। फिर तभी तो ये ऐसे ऊपर आ पाएगा ना, वरना ऐसे काटेंगे तो वो तो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे इसको फिर ऊपर लाएंगे, ऊपर लाके स्टिच करेंगे, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम किया था स्टेपलर से, ठीक है, यहाँ पे स्टेपलर से स्टिच किया था। और देखो यहाँ पे फिर हम ड्रेन भी रख देंगे, इस तरह करके ड्रेन 2 साइड्स पे हम ड्रेन रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर देखो हम सिक्योर करेंगे हम हीमोस्टेसिस, कोई भी चीज़ उधर आर्टरी छोटी मोटी आ रही है उसको, बड़ी आर्टरीज को तो हमने वाग्रिल से बांध दिया ना, ठीक है, छोटी मोटी आर्टरीज को हम कॉटराइज करेंगे, ठीक है। फिर वूंड क्लोज करेंगे, ठीक है ना, विद ड्रेन, ठीक है ना। कौन सा नंबर ATC ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा ड्रेन होना चाहिए इसका नाम आपको आना चाहिए। अच्छा, कौन सा नंबर होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ड्रेन 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अबोव नी एम्पुटेशन देखते हैं हम, ठीक है।
ठीक है। अबव नी एम्पुटेशन, देखो अबव नी एम्पुटेशन की इंडिकेशन क्या है? व्हेन देयर इज गैंग्रीन ऑफ द फुट विद स्किप्ड एरियाज, इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए गैंग्रीन ऑफ द फुट हो विद स्किप्ड एरियाज हो तो अबव नी एम्पुटेशन करेंगे। क्यों अबव नी एम्पुटेशन? देखो बिलो नी एम्पुटेशन तो किया तो क्या करेगी? इट विल जो है जो फ्लेप्स हैं, फ्लेप्स को ये इनएडिक्वेट सप्लाई कराएगी, इसलिए हम अबव नी एम्पुटेशन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें लेंथ ऑफ द स्टम्प कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर होना चाहिए लेंथ ऑफ द स्टम्प, ठीक है ना। और याद रखो इट शुड बी 12 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द नी जॉइंट। अबव नी एम्पुटेशन शुड बी 12 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द नी जॉइंट, just like below knee amputation should be 8 to 12 centimeter below the distal to the tibial tuberosity, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, अबव नी एम्पुटेशन में हमने नी जॉइंट का लैंडमार्क यूज़ किया है, जबकि बिलो नी एम्पुटेशन में हमने ना बिलो नी एम्पुटेशन में हमने टिबियल ट्यूबरोसिटी, नॉट नी जॉइंट, टिबियल ट्यूबरोसिटी का हमने लैंडमार्क यूज़ किया है। टिबियल ट्यूबरोसिटी से 8 से 12 सेंटीमीटर नीचे आएंगे हम, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस जगह में करने का फ़ायदा क्या होता है? ताकि प्रोस्थेसिस जो है कैन बी फिट वेरी परफेक्टली, ठीक है। ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रोसेस है हिप्डा डिसआर्टिकुलेशन एंड हेमी पेल्वेक्टमी, ठीक है। ये कब करते हैं? वी परफॉर्म दीज प्रोसीजर्स इन केसेस ऑफ मलिग्नेंसीज, क्या सार्कोमास, ठीक है ना। देखो अपनी फैसिलिटी को देख के फैसला करेंगे कि जो ठीक है ना, एमडी फैसिलिटी मतलब हमारा हॉस्पिटल हाई वॉल्यूम फैसिलिटी है या लो वॉल्यूम फैसिलिटी है, इसके देख के हम फैसला करेंगे कि आया हमने कॉन बियरिंग एम्पुटेशन करनी है या एंड बियरिंग एम्पुटेशन करनी है, ठीक है। कॉन बियरिंग एम्पुटेशन एंड एंड बियरिंग एम्पुटेशंस हम यहाँ पे किस में केसेस में करते हैं? हिप जॉइंट डिसआर्टिकुलेशन या फिर हेमी पेल्वेक्टमी में हम करते होते हैं, ठीक है। सही है। अगर प्रेफर्ड कॉन बियरिंग एम्पुटेशंस को हम प्रेफर करते हैं कब? जब प्रोस्थेटिक्स फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, क्योंकि हॉस्पिटल में अवेलेबल हो तो हम कॉन बियरिंग करते हैं, क्योंकि इससे बेटर कॉस्मेटिक रिज़ल्ट रहती है और बेटर फंक्शनल रिज़ल्ट रहता है, ठीक है ना। इन दोनों को हम देख के अपनी फैसिलिटी तुम के पीछे टके यानी दो को में फैसले थोड़ा स्पेस, ठीक है ना ने। तो ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो अब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन एम्पुटेशन हमने कैसे करनी है? पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पेन रिलीफ सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें। ओपिएट्स देंगे हम, ठीक है। इसी तरह ओपिएट्स देंगे भाई, ओपिएट्स, ठीक है ना। नेल्बिन वगैरह देंगे, ठीक है। इसी तरह केयर ऑफ गुड लिम, ठीक है ना। जो अच्छा लिम है उसकी हम सही वाली केयर करेंगे, जो इसको हमने काटा नहीं है, ठीक है। जो तकलीफ़ नहीं दे रहा है उसकी हम सही केयर करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो गुड नर्सिंग केयर करेंगे। डेक्यूबिटस अल्सर से हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज का मशवरा देंगे, पेशेंट को समझाएंगे एक्सरसाइज कैसे करानी है और मोबिलाइज़ कराएंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, याद रखें। चाहे एब्डोमिनल सर्जरी हो, थोरेसिक हो या क्या हो, लेग्स की हो, अर्ली मोबिलाइजेशन इसमें भी देखो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अर्ली मोबिलाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं क्या है। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास दो किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं और लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए एम्पुटेशंस की, तो इसमें रिएक्शनरी हेमरेज हो सकता है, ठीक है। रिएक्शनरी हेमरेज हो सकता है, हीमाटोमा इन्फेक्शन एब्सेस हो सकता है, हीमाटोमा इन्फेक्शन एब्सेस हो सकता है, ठीक है ना। इवन गैस गैंग्रीन हो सकता है। देखो गैस गैंग्रीन हो सकता है इन मिड थाई स्टम्प्स में, ठीक है ना। इन मिड थाई स्टम्प्स में गैस गैंग्रीन हो सकता है। और क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स कैन कम फ्रॉम पेशेंट्स फीसिस, ठीक है ना। इन जगहों में क्या हो सकता है? क्योंकि एनल रीजन से
के करीब, और वहाँ से जो क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस, अब हमें पहले ही पता है कि फीसिस में क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस के स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, वहाँ से आ सकते हैं और गैस गैंग्रीन करा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वुंड डेhiscence हो सकती है और गैंग्रीन ऑफ द फ्लैप हो सकती है ड्यू टू इस्कीमिया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है अर्ली कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अगेन ख़त्म नहीं हुई है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी करा सकती हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है इन सब की वजह से। याद है वो पेशेंट जिसके लिए हमें ऑर्थो स्पाइन ओटी से हमें कॉल आई थी, और जिसका ऑपरेट हो रहा था, कोई फ्रैक्चर फीवर जो टिबिया और ह्यूमरस का फ्रैक्चर ऑपरेट कर रहे थे वो, और पेशेंट क्या कहाँ गया था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में गया था, और हमें देखना था कि चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी है कि नहीं, और हम गए थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो पिछले दिनों स्टेटस भी लगाया था ये मैंने अपना ठीक है। तो ये जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कॉम्प्लिकेशन है और अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, याद रखें। ऑन टेबल ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इतनी अर्ली भी हो सकती है, एज अर्ली एज, ठीक है। फिर डीवीटी हो गई, गैंग्रीन ऑफ द फ्लैप हो गई, सारी अर्ली हैं, ठीक है। अब लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है, लेट कॉम्प्लिकेशंस में देखो पेन हो सकता है ड्यू टू अनरिजॉल्व इन्फेक्शन ठीक नहीं होने की वजह से पेन, ठीक है। बोन्स पर एक बन सकता है जिसकी वजह से पेन हो सकता है। स्कार हो सकता है एडियरिंग टू द बोन, स्कार अगर बोन के साथ एडियरेंट है तो मूवमेंट फिर लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, जो पेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एम्पुटेशन जो है, एम्पुटेशन की जगह में न्यूरोमा, जिसको एम्पुटेशन न्यूरोमा कहते हैं, वो बन सकता है। और उसके बाद फैंटम लिम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। फैंटम लिम याद रखो एक लेट कॉम्प्लिकेशन है, फैंटम लिम एक लेट कॉम्प्लिकेशन है किसी भी एम्पुटेशन की, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फैंटम लिम है ये एक्सपीरियंस करते हैं मोस्ट ऑफ द एम्प्यूटीज़। देखो एम्प्यूटीज़, रो का मजा, ठीक है, रो का मजा आप ये कहोगे एम्प्यूटीज़, ये आप वार्डर होतो तो मनोरूप होतो तो ऐसा लिखेगा, एम्प्यूटी लिखिए शो, ठीक है ना। मोस्ट एम्प्यूटीज़ ये फैंटम लिम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी हो सकता है पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होती है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, रीएश्योर करवा लें, साइकेट्री की कॉल लिखें, ठीक है ना, साइकेट्री की कॉल लिखें फ्रॉम सर्जन दैट इट विल गो विथ टाइम, ठीक है। साथ में ये भी कहें कि एश्योर करें कि इट विल गो विद टाइम, ठीक है। अच्छा, अल्सर ऑफ द स्टम्प बन सकता है ड्यू टू प्रेशर, यानी कि प्रोस्थेसिस की वजह से, प्रेशर की वजह से और इस्कीमिया की वजह से क्या हो सकता है, स्टम्प का अल्सर बन सकता है। अच्छा, उसके बाद कोल्डनेस एंड डिसकलरेशन हो सकती है स्टम्प की इन विंटर सीजन। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस। एक बार रोक के आप दोबारा ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पेशेंट आप एम्पुटेशन करें तो उसको आपने जाना है, जाके ख़ुद आपने क्या करना है, आपने उसको ये बताना है कि ये सर्दियां जब होंगी तो इसमें ठंड पड़ सकती है और डिस्कलरेशन हो सकती है, उससे आपने घबराना नहीं है। और फिर आपने ये भी कहना है कि उसको अल्सर से बचाएं आप, ठीक है ना। प्रेशर वगैरह और प्रोसेसेस और इस्कीमिया की वजह से जो अल्सर बनता है उससे आपने बचाना है, और अल्सर हो तो वापस क्लिनिक में पहुंचना है, ये भी बताना है। और दूसरा ये कि फैंटम लिम जो है वो आप सर्जन हैं, आप बताएंगे अपने एम्प्यूटी को कि फैंटम लिम जो है एम्प्यूटी को कि फैंटम लिम जो है इट विल गो विथ टाइम, ठीक है। आपने रीएश्योर कराना है, ठीक है। तो ये सारे का सारा है, ठीक है।